मानवाधिकार यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। नमस्कार दोस्तों, मैं गुरबाज सिंह एडवोकेट, अध्यक्ष अखिल भारतीय मानवाधिकार एसोसिएशन। दोस्तों, मैं अपनी संस्था का आपको परिचय देता हूँ। मीडिया ग्रुप एक हिंदी न्यूज़पेपर एवं न्यूज़ पोर्टल है। अखिल भारतीय मानवाधिकार एसोसिएशन सामाजिक संस्था के रूप में कार्य करने वाली सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के अंतर्गत पंजीकृत संस्था है। इस संस्था का पंजीकृत कार्यालय नियर गुरुद्वारा आवास विकास रुद्रपुर उत्तराखंड के अंतर्गत स्थित है। दोस्तों, इस संस्था के पदाधिकारी सम्मानित अधिवक्ता एवं पत्रकार हैं। दोस्तों, हमारा उद्देश्य मानवाधिकार संरक्षण एवं विधिक जागरूकता है। भारतीय संविधान में हम सभी को मौलिक अधिकार एवं हमारे कर्तव्य पालन करने के लिए दिए गए हैं, लेकिन कुछ ऐसे साथी भी हैं जिन्हें अपने मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट्स की जानकारी नहीं होती है। इसलिए हम मौलिक अधिकारों और विधिक जागरूकता के संबंध में अलग अलग विषयों पर वीडियो बनाकर कानून से संबंधित सामान्य शब्दों में सामान्य बातों की जानकारी आम जनता को देकर विधिक जागरूकता लाने का प्रयास कर रहे हैं। भारतीय संविधान में नागरिकों को दिए गए मौलिक अधिकार एवं कर्तव्य हमें बताते हैं कि जहां हमें हमारे अधिकारों के प्रति जागरूक होने की आवश्यकता होती है, वहीं हमें हमारे दायित्वों के प्रति भी जागरूक होने की आवश्यकता होती है। दोस्तों, मानवाधिकार एवं विधिक जागरूकता दोनों शब्द एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। इन दोनों का विषय एक ही है। विधिक जागरूकता से कानून के राज की बहाली होती है, जिससे राष्ट्र में कानून का राज होता है। कानून के राज से प्रत्येक व्यक्ति गरिमामय जीवन जीने के लिए अधिकार रखता है। दोस्तों, हम अलग अलग वीडियो में बताएंगे कि भारतीय संविधान में हमें कौन से मूल अधिकार दिए गए हैं, हमें हमारे कौन से कर्तव्य दिए गए हैं और हमारे मानवाधिकार क्या हैं। दोस्तों, मानवाधिकारों के संरक्षण के लिए और उनका अक्षरता पालन कराने के लिए और आम नागरिकों के मानवाधिकारों का हनन ना हो, इसके लिए राज्य स्तर पर राज्य मानवाधिकार आयोग एवं राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन किया गया है। राज्य मानवाधिकार आयोग क्या है, कैसे कार्य करता है, उसमें शिकायत करने की क्या प्रक्रिया है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग किस प्रकार से कार्य करता है, उसमें शिकायत करने की क्या प्रक्रिया है, हम कौन सी शिकायत राज्य मानवाधिकार आयोग या फिर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के समक्ष कर सकते हैं। इसी प्रकार से महिलाओं के उत्पीड़न से संबंधित और उनके अधिकारों के संरक्षण से संबंधित राज्य स्तर पर राज्य महिला आयोग एवं राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय महिला आयोग का भी गठन किया गया है, जहां हम महिलाओं से संबंधित शिकायतों को प्रस्तुत करके उनके अधिकारों के प्रति या उन्हें न्याय दिलाने के लिए सुरक्षा की गुहार लगा सकते हैं। इसी प्रकार कई बार पुलिस किसी न किसी तरीके से किसी व्यक्ति का उत्पीड़न करती है, अपने पद के दुरुपयोग करते हुए उसके अधिकारों का हनन करती है या उसके खिलाफ कोई गलत कार्रवाई करती है, तो उसके लिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दिशा निर्देश पर राज्य सरकारों की ओर से राज्य पुलिस शिकायत प्राधिकरण का गठन किया गया है। यह राज्य पुलिस शिकायत प्राधिकरण किसी पुलिसकर्मी के खिलाफ शिकायतों को सुनते हैं और उस शिकायतों पर पुलिस के अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करते हैं। इसकी क्या प्रक्रिया है, इसमें कौन शिकायत कर सकता है, किन परिस्थितियों में राज्य पुलिस शिकायत प्राधिकरण के समक्ष शिकायत की जा सकती है, यह भी हम आपको अलग अलग वीडियो के माध्यम से बताएंगे। दोस्तों, जहां हम अपने वैधानिक अधिकारों के संरक्षण की बात करेंगे, वहां हम आम नागरिकों के दायित्व की बात भी करेंगे। अक्सर देखा जाता है कि हम कानून की जानकारी ना होने से कानून के संबंधी नियमों को छोटी छोटी भूल, लापरवाही या गलती से कर बैठते हैं। हमारी छोटी छोटी भूल, गलती, लापरवाही कई बार हमारे लिए बड़ी परेशानी का सबब बन जाती है। दोस्तों, कई बार हम कानूनी कार्रवाई में फंस जाते हैं या फिर हम मुकदमेबाजी में फंस जाते हैं। छोटी छोटी सावधानियों से हम बड़ी बड़ी परेशानियों से बच सकते हैं। जैसे दो उदाहरण मैं आपको दूंगा। अक्सर लोग हर घर में ही हर व्यक्ति ही किसी न किसी तरीके से वाहनों का प्रयोग करता है। कोई 2 व्हीलर 4 व्हीलर वाहन का प्रयोग करता है, कोई कमर्शियल वाहन का प्रयोग करता है। उसके लिए हमें अपने वाहन का रजिस्ट्रेशन, इंश्योरेंस, परमिट, फिटनेस या उस वाहन को चलाने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस की आवश्यकता होती है। यदि हम कोई निजी या कमर्शियल वाहन का प्रयोग कर रहे हैं तो हम
अक्सर यह भावना रखते हैं कि पुलिस की चेकिंग से बचने के लिए हमें वो सारे कागजात, रजिस्ट्रेशन, इंश्योरेंस, ड्राइविंग लाइसेंस आदि बनवाना होता है। जबकि दोस्तों जहां हमें वाहन चेकिंग के दौरान इन कागजातों की ज़रूरत पड़ती है, उससे भी महत्वपूर्ण है कि हमें जब हम वाहन को चला रहे हैं सड़क पर, या हमारा कोई ड्राइवर उस वाहन को चला रहा है और उस वाहन से कोई दुर्घटना हो जाती है और उस दुर्घटना से किसी तीसरे पक्ष को चोट लग जाती है या उसकी कोई डेथ हो जाती है या उसका कोई नुकसान हो जाता है, उसके वाहन का नुकसान हो जाता है, तो वह हमारे खिलाफ क्षतिपूर्ति की कार्रवाई की मांग को लेकर क्लेम कर सकता है। उस स्थिति में वाहन के ऑनर को उसकी क्षतिपूर्ति का हर्जाना देना होता है। यदि हमारे पास हमारे वाहन के रजिस्ट्रेशन, इंश्योरेंस, ड्राइविंग लाइसेंस आदि समस्त कागजात पूरे हैं तो वो सारी हर्जे की धनराशि हमारी उस बीमा कंपनी को भरनी होती है जो हमारे वाहन की इंश्योर करती है। इसी प्रकार से दोस्तों, एक हम दुकानदार हैं या हम अपने परिवार में, अपने घर में किसी बाल मजदूर को काम पर अपने पास रख लेते हैं और वो चेकिंग में या जांच की कार्रवाई के दौरान पाया जाता है कि हमारे प्रतिष्ठान में, हमारे घर में, हमारी दुकान में कोई बाल मजदूर कार्य कर रहा है। उस स्थिति में हमारे खिलाफ कार्रवाई हो सकती है, जहां हम आर्थिक रूप से दंडित होने के साथ हमें सज़ा से भी दंडित किया जा सकता है। ये कानून की भूल के दायरे में आता है। उस समय हमें जानकारी ना होने से इस तरह की कार्रवाई हमारे खिलाफ हो जाती है। हम दुकान से कोई सामान खरीदते हैं, उसका बिल दुकानदार हमें नहीं देता या हम अपनी गलती, लापरवाही या भूल से उसका बिल लेना भूल जाते हैं। उस स्थिति में उस प्रोडक्ट पर दी गई गारंटी हमें नहीं मिल पाती है। यदि हमारे पास उस सामान का बिल होगा तो हम उसे किसी तरह की परेशानी आने पर क्लेम के लिए उसे आग्रह कर सकते हैं। यदि हमें उस प्रोडक्ट पर सर्विस नहीं दे पाते तो हम उस दुकानदार, उस प्रोडक्ट के उत्पादक के खिलाफ कंज्यूमर फोरम में भी कार्रवाई कर सकते हैं। ये सारी कार्रवाई हमारी तभी संभव है जब हम विधिक रूप से जागरूक होंगे। हम कोई सामान खरीदते हैं तो उसका हमारे पास बिल होना चाहिए। यदि हम किसी को मजदूरी पर रखते हैं तो हमें इसकी जानकारी होनी चाहिए कि ये बाल मजदूर ना हो। ऐसी कार्रवाइयों से, ऐसी जागरूकता से हम कानूनी कार्रवाई से बच सकते हैं। दोस्तों, राज्य या केंद्र राष्ट्र को चलाने के लिए सख्त कानून बनाती है और उनका पालन भी करवाती है, लेकिन देखने में ये आता है अभी राज्य सरकार और केंद्र सरकार की ओर से 18 वर्ष की कम आयु के बच्चियों के यौन उत्पीड़न से सुरक्षा के लिए कानून पॉक्सो एक्ट के रूप में बनाया गया, जो काफ़ी सख्त कानून है। लेकिन उस कानून के सख्ती के बावजूद भी देखने में यह आ रहा है कि आपराधिक घटनाओं में बच्चों के यौन शोषण के मामले में किसी तरह की कोई कमी नज़र नहीं आ रही है। इसका एक कारण यह भी है दोस्तों कि जब यह कानून बनाए जाते हैं तो सरकार को या सामाजिक संस्थाओं को आगे आना चाहिए और इसके प्रति आम जनता को जागरूक करना चाहिए। जब कोई व्यक्ति कानून के बारे में जानेगा तभी उसके पालन को भी करेगा। कई बार दोस्तों ऐसा भी देखने में आता है कि छात्र या कहीं वर्कर के रूप में काम करने वाले ऐसे लोग, जहां कोई 18 वर्ष से कम आयु की बच्ची कोई कार्य कर रही है और उन दोनों में आपस में अफेयर हो जाता है और अफेयर होने के बाद दोनों में फिजिकल रिलेशन भी हो जाती है और वह दोनों के बीच आपसी सहमति से होती है। लेकिन यदि उस बच्ची की आयु 18 वर्ष से कम है तो वो उसकी सहमति से भी बनाई गई फिजिकल रिलेशन कानूनन रेप की श्रेणी में आती है। उसके विरुद्ध पॉक्सो एक्ट के अलावा उसके खिलाफ रेप की भी धारा के अंतर्गत आरोप पत्र कोर्ट में प्रस्तुत किया जाता है। उसे रेप का आरोपी माना जाता है। हालांकि वहां लड़की की सहमति थी, लेकिन वह 18 वर्ष से कम आयु की थी, उसकी सहमति कोई मायने नहीं रखती है। लेकिन आम आदमी को यह जागरूक होने की आवश्यकता है कि यदि ऐसा कानून है कि यदि वह 18 वर्ष की कम आयु से किसी बच्ची के साथ अफेयर रखता है और उसके साथ किसी तरह की उसकी सहमति से भी कोई रिलेशन बनाता है तो वह रेप के दायरे में आएगी। अब इन कानूनों को यदि वह जानता नहीं होगा, जब उसके खिलाफ कोई FIR होगी, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी, उसे जेल जाना पड़ेगा, तब उसका एक कथन होगा कि मैं तो इस कानून को जानता ही नहीं था, मुझे तो यह जानकारी ही नहीं थी, क्योंकि वह लड़की की तो सहमति थी। लेकिन कानून की एक कहावत है दोस्तों, वो कहावत है कि कानून की अज्ञानता किसी तरह के बचाव का विकल्प नहीं होगी, वहाँ वह बचाव का विकल्प नहीं होगी।
इसी प्रकार जैसे मैंने बताया कि अगर यदि हम कोई वाहन रखते हैं और हमारे पास ड्राइविंग लाइसेंस, इंश्योरेंस, रजिस्ट्रेशन नहीं है और उससे कोई दुर्घटना हो जाती है तो उस स्थिति में उसका क्लेम हमें भरना पड़ेगा। हम कोई बाल मजदूर रखते हैं और वो बाल मजदूर कल को पकड़ा जाता है हमारे यहाँ प्रतिष्ठान में काम करते हुए तो उसके आर्थिक दंड के साथ साथ हमें जेल की भी सज़ा हो सकती है। इसी प्रकार से यदि हम ये पॉक्सो वाला जो मैंने आपको बात बताई, इसमें भी अगर कोई जानकारी के अभाव में कोई ऐसी हरकत करता है तो उसे भी जेल जाना पड़ सकता है। कंज्यूमर फोरम की भी मैंने बात बताई, यदि हमारे पास बिल नहीं होगा तो हम महंगे से महंगी वस्तु खरीदने के बाद भी उस पर संबंधित उत्पादक से गारंटी नहीं ले पाएंगे। दोस्तों, इसी प्रकार की अलग अलग विषयों पर हम वीडियो बनाकर आपको जागरूक करने का प्रयास करेंगे, अपनी बात जनता तक पहुंचाएंगे। इस अभियान में हमें आप सभी का भी सहयोग की आवश्यकता है। हम चाहते हैं कि यह ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचे। कानून के विषयों पर बनाएगी एक वीडियो को हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं। इसके लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, जिससे कि यह वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। हम इस न्यूज़ चैनल पर हर रोज़ एक अलग अलग विषयों पर मानवाधिकार क्या है, हमारे कानूनी अधिकार क्या हैं, हमारे दायित्व क्या हैं, अलग अलग वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचने का प्रयास करेंगे। जितने ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंचेगी उन्हें जागरूकता मिलेगी। हर विषय पर एक FIR कैसे दर्ज की जाती है, पुलिस दर्ज ना करे तो हम क्या कार्रवाई कर सकते हैं, या हमारे साथ कोई दुर्घटना होती है तो हम कैसे क्लेम का दावा कर सकते हैं, वो उन छोटी छोटी बातों पर हम वीडियो के माध्यम से आपको बताने का प्रयास करेंगे कि जो सामान्य रूप से कानूनी नियम है उनका पालन कैसे हो और हम अपने अधिकारों का संरक्षण कैसे कर सकें, हम अपने दायित्वों का निरीक्षण कैसे कर सकें। एक बार फिर से इस चैनल को सब्सक्राइब करने के अनुरोध के साथ नमस्कार दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।